प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। यह आपका तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट वीडियो में इंट्रो था, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज की जो हमारी टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यह वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट, नीट फाउंडेशन के स्टूडेंट और टीएसटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, यह इस टॉपिक से टीएसटी पीजीटी नीट इत्यादि सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम आपको 2-3 दिन में एक वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, जिस वीडियो में यदि आप लॉकडाउन की वजह से या किसी कारण से आप जॉबलेस हुए हैं तो कहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है ये। और दूसरा कि जो आज आपकी मंथली इनकम है, यानी जो मंथली आपकी पेमेंट है, इनकम है जॉब की जो भी है आपका, तो जो मंथली इनकम है उसको कैसे हम इम्प्रूव करके 1 ईयर में, लगभग 1 ईयर लग जाएंगे आपको, कैसे इम्प्रूव करके आप उसे डेली की सैलरी बना सकते हैं, यानी डेली की इनकम कर सकते हैं। यानी मंथली इनकम को कैसे हम चेंज करेंगे कि वो डेली की इनकम हो जाएगी। और इस समय कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लॉकडाउन में घर बैठ करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मिलेंगे, तो सीरीज का हिस्सा आप बनिए, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। बात कर रहे थे यहाँ पे एक टॉपिक की, ये कि हमारे पास इस समय 5th बैच आपका कंप्लीट होने जा रहा है टीजीटी पीजीटी का, और 5th बैच में लगभग 112 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमने 10 बैच को फ्री बैच रखा है। 10 बैच के बाद जो भी अभ्यर्थी आएंगे उन्हें हम फ्री बैच में नहीं रखेंगे, उन्हें हम पेड बैच में रखेंगे, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगी। और इस समय हमारे पास जो बैच हैं, एक बैच में 256 लोग हैं, तो इस तरह से आप 5 बैच आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें सभी टीजीटी पीजीटी के बैच के लोग हैं। तो आप जल्दी से जल्दी क्या काम करिए, अपने बैच का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 10 बैच तक का आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, फ्री की क्लासेस है, प्रैक्टिस पेपर फ्री का है, क्लासेस फ्री की हैं, ये एनसीईआरटी क्लासेस हैं आपको। उसके बाद वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, सब कुछ आपके लिए फ्री है। हाँ, नोट्स अभी आपका प्रिपेयर नहीं है, नोट्स आपको दे दिया जाए। कुछ मित्रों को सिलेबस चाहिए, वो सिलेबस भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हम सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए, 2 मिनट लगभग हो गए आपके, इस तरह की काम की चीज़ें थी जो बताना जरूरी था, हर वीडियो में ऐसा नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि मैंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपसे बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। वह सिंगल पेरेंट से ही आप क्या होता है कि ऑर्गेनिम्स का प्रोडक्शन हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज़ आपने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें गैमीट फ्यूज नहीं, सॉरी, इसमें गैमीट फ्यूजन नहीं होता। जो गैमीट फ्यूजन होना था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता। गैमीट मतलब मेल होगा तो स्पर्म बनेगा, फीमेल होगा तो ओवा बनेगा। ठीक है, प्लांट होगा तो पालन ग्रेन बनेगा, और जो प्लांट का फीमेल का पार्ट होता है उसे ओव्यूल या ओवा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। सबसे पहली लाइन यही है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता, किसका इन्वॉल्वमेंट होता? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मैंने बताया कि अगर मेल इस मैमेलिया होगा, मेल होगा, या एनिमल होगा, तो एनिमल में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। ठीक है, स्पर्म को हिंदी में बेर कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब लोग जानते होंगे। और जो फीमेल गैमीट होगा ओवा होता है। क्या होता है? ओवा होता है। इसे हिंदी में अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अंडाणु और अंडे में अंतर अंतर होता है। जो अंडाणु होते हैं, यानी जो ओवा होता है, वो अनफर्टिलाइज होता है, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है, उसका नाम जाइगोट या एग कहते हैं। क्लियर है? तो बात कर रहे थे कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? मेल और फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आगे आएगा। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब यहाँ देखिए एक बात कह रहा है कि यह हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल में हो, या तो यह किस में हो? अदर इंडिविजुअल में हो, यानी अपोजिट सेक्स के दो इंडिविजुअल होते हो। यानी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल कहते हैं। बाईसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर से समझिए, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों से सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप जोंक को रख सकते हैं, जिसे लीच कहते हैं, और किसको रख सकते हैं? एस्केरिस को रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल का, वो सेम इंडिविजुअल हो जाए। लीच है तो जब दोनों ऑर्गन पाए जाए तो आपस में हो जाएगी, या तो अलग अलग अपोजिट सेक्स के दो इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, दीज गैमीट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का। विच डेवलप
टू फार्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, यानी नए जीव को पैदा करता है। इट इज एन इलेबरेट, यह अलग हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में बहुत स्लो प्रोसेस होती है। यानी कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इसके जो गैमीट होते हैं इलेबरेट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी जटिल होते हैं, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपेरिजन में ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइम टेकन होता है, यानी स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंगेस्ट देमसेल्फ। कह रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका जो रिजल्ट होता है वह अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जबकि आपने पढ़ा था ये सेक्सुअल में को अपने पेरेंट के क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल गैमीट अलग से आता है, फीमेल गैमीट अलग से आता है, और जब दो गैमीट मिलते हैं तो दो जेनेटिक मटेरियल आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो दोनों जेनेटिक मटेरियल मिल करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन करते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ अलग हो जाता है, जिससे वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। क्लियर है, आगे बढ़ें। ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल और फंजाई सो दैट थ्रो दे डिफर so greatly in external morphology, internal structure, and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share to the similar point. कह रहा है कि अगर हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी, चाहे वो एनिमल हो, फंजाई हो या प्लांट हो, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनमें अलग अलग बॉडी फिजियोलॉजी पाई जाती है, अलग अलग मार्फोलॉजी पाई जाती है, अलग अलग इनके बिहेवियर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके लिए सरप्राइज क्या है कि जो पैटर्न होता है यानी सेक्सुअल पैटर्न जो होता है सबका एक जैसा ही होता है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस्ड व्हेन फीचर्स आर कॉमन इन द डीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा है पहले हम उस फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होते हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। कह रहा है सभी ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में एक निश्चित ग्रोथ पाते हैं, मेच्योरिटी पाते हैं अपने लाइफ में, बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले ही उनमें एक डेवलपमेंट होता है, वो ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ हो रही है, मेच्योरिटी आ रही है, उनमें परिपक्वता आ रही है। दिस पीरियड इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। अगर प्लांट होगा तो उसे वेजिटेटिव फेज कहेंगे, एनिमल होगा तो उसमें क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। यह वह फेज है कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट होता है, मेच्योरिटी आती है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती। क्लियर है। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कह रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में यह फेज अलग अलग होता है। जैसे एनिमल की बात कर लें, एनिमल में आप देखेंगे 2 ईयर के जो काऊ होती हैं, आक्स होते हैं, बुफेलोज होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि 2 साल 3 साल के जाते जाते उसमें फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी आ जाती है। लेकिन वहीं पे ह्यूमन बीइंग रख लें, वो भी मैं लिया है, उसे फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी कहाँ आती है या फर्टिलाइजेशन की क्षमता कहाँ आती है या सेक्सुअल मेच्योरिटी कब आती है, सेक्सुअल मेच्योरिटी 10 ईयर 12 ईयर के बाद आती है। तो डिफरेंस हुआ ना। तो कह रहा है कि सभी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है कि सबके जो लेंथ होती है, वेरिएबल ड्यूरेशन, वह अलग अलग होती है। द एंडिंग ऑफ जुवेनाइल फेज, जब जुवेनाइल फेज समाप्त होता है या वेजिटेटिव फेज समाप्त होता है, रिमार्क टू द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। किस फेज स्टार्ट होता है, कौन सा फेज, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। कैन यू सीन इजली इन द हायर प्लांट व्हेन दे कम टू द फ्लावर। आप बड़े पौधे में देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, जब उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही फ्लावर बनना शुरू हो गया आप कह सकते हैं कि यह किस फेज में चला गया, रिप्रोडक्टिव फेज में जाना शुरू हो गया है। प्लांट की ग्रोथ हुई, आपने प्लांट को रोपा था, प्लांटिंग किया था, बहुत छोटा सा पौधा था, उसको सीड से जर्मिनेट हुआ होगा, बहुत छोटा पौधा था, तो जब तक वो अपनी बॉडी लेंथ को बढ़ा रहा था, बड़ा हो रहा था, तब तक वो किस में था, माफ करिएगा, वेजिटेटिव फेज में था। लेकिन जैसे उसमें फ्लावर आना शुरू हो गया और रिप्रोडक्टिव फेज में कन्वर्ट हो गया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक
आप मेरीगोल्ड, राई, स्वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट कम ऑफ द फ्लावर। आपने सब में प्लांट में देखा होगा, मेरीगोल्ड मतलब गेंदा में, गेहूँ धान में, गेहूँ में, कोकोनट में, मैंगो प्लांट में आपने फ्लावर को देखा होगा। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वन, कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि उसमें फ्लावरिंग कितनी होती है, एक से ज़्यादा होती है। व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावर पीरियड, जुवेनाइल और मेच्योर। कह रहा उसे आप क्या कहेंगे, जुवेनाइल पीरियड कहेंगे या मेच्योर पीरियड कहेंगे। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, घबराइए मत। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन आवर एरिया, आप अपने एरिया में पाए जाने वाले कुछ पौधों को देखिए, देख चुके। डू यू सॉरी डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो एक ही महीने में, एक ही महीना जो सेम महीना है, महीना सेम होना चाहिए, हर साल क्या उसी महीने में उसमें फ्लावरिंग होती है। आप अपने इर्द गिर्द कुछ पौधों के बारे में विचार करिए, घूमने मत चले जाइए मार्केट में, बाग में मत जाइए, गार्डन में, बस विचार करिए अपने माइंड से, उसे देखने की कोशिश करिए कि जो आपने प्लांट देखा क्या उसमें फ्लावरिंग होती है सेम मंथ में हर साल। ठीक है। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा इच सीजन, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता कब पाई जाती है कुछ फलों की, मैंगो की, एप्पल की, जैक फ्रूट की, सीजन में, एक इनका पर्टिकुलर सीजन आता है, सीजनल फ्लावर कहे जाते हैं, सीजनल फ्रूट्स कहे जाते हैं, तो उस सीजन में ही इनका डेवलपमेंट होता है, ऐसा क्यों होता है, यानी उसमें सीजनल ब्रीडिंग पाई जाती होगी। ठीक है। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दे शो सीजनल फ्लावरिंग। ठीक, कह रहा कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर फूल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सीजनल फ्लावरिंग पाई जाती है। प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप, प्लांट दो तरह के होते हैं, एक एनुअल होते हैं यानी वार्षिक जो वर्ष में एक बार फूल देते हैं, और बाइनियल जो वर्ष में दो बार फूल देते हैं। biennial annual biennial type show clear cut vegetative reproductions and senescent phase, but in the perennial species is it is very difficult to clearly define these phase। कह रहा कुछ ऐसे होते हैं जो पेरिनियल होते हैं, यानी एक वर्षीय होता है, द्विवर्षीय होता है और बहुवर्षीय। एक वर्षीय जो वर्ष में एक बार फूल देता है, जो वर्ष में दो बार फूल देता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत सालों में एक बार फूल देते हैं। ठीक है, हर साल मतलब फूल देते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पेरिनियल स्पीसीज इन द वेरी डिफिकल्ट टू द क्लेरिफाई। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजली फ्लावरिंग फिनोमेना, कह रहा कुछ ऐसे हैं कि अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना चलता रहता है। सम ऑफ देम सच एज बम्बो स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, कह रहा कुछ ऐसी स्पीसीज होते हैं जिसमें फ्लावरिंग अनवांटेड होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं, तब भी फ्लावरिंग हो रही। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें फ्लावरिंग बहुत दिनों के बाद होती, जैसे कि यहाँ पे बम्बो स्पीसीज की बात की जा रही है। कह रहा कहाँ गया, दे सम सच एज द बम्बो स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं, वंस इन देयर लाइफ, अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। कौन, बम्बो स्पीसीज यानी बांस, आपने देखा होगा बम्बो स्पीसीज अपने पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। क्लियर है, आप याद रखेंगे बम्बो स्पीसीज फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, या 50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। या तो कुछ 50 साल पे, कुछ 55, कुछ 60, अलग अलग स्पीसीज में हो सकता है, अलग अलग टाइप के बम्बोज में हो सकता है। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। अनदर प्लांट, दूसरा प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना। क्या है, स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना, नील कुरंजी कहते हैं इसे। ध्यान से देखिए, स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना यह एक पौधा है जो नील कुरंजी कहते हैं। फ्लावर वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार फूल आता है इसमें। कह रहा है स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना में 12 साल में एक बार फूल आता है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2000। कह रहा कि इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा कि यह फ्लावर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई थी, कब, सितंबर अक्टूबर 2016, 2000 माफ़ करिएगा 2006 में, किस में, 2006 में। ठीक है,
2006 में। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफार्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरिया इन केरला। कह रहा केरला के हिली एरियाज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर का ट्रैक बिछा दिया था, इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर हो गए थे हिली एरियाज पे। कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट टू द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। और इनके फ्लावरिंग की इतनी ज़्यादा हो गई थी, स्ट्रेचिंग हो गई थी, फैल चुके थे कि जिससे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट क्या हुए, अट्रैक्ट होकर के इसे देखने आए थे, इसके फ्लावरिंग को। जो इन्होंने सभी गलियों स्ट्रीट जितने भी रास्ते थे स्ट्रीट से सबको पाट दिए थे फ्लावर से। In animals, the juvenile phase is followed by the morphological and physiological changes prior to active रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। कह रहा है कि जैसे ही एनिमल में जुवेनाइल फेज समाप्त होता है, उसके मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेज आते हैं और वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करना शुरू कर देता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो अ वेरिएबल ड्यूरिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है इसका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यू कैन लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। कह रहा है कि आप कुछ बताइए किसको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बताइए। किसमें, जल्दी बताइए किसमें बताना, ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग में आपको बताना है कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी रिप्रोडक्टिव फेज जो सीन होते हैं जब वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है तो क्या चेंजेज आते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। यानी मेल में कौन से चेंजेज आते हैं, फीमेल में कौन से चेंजेज आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको जानते होंगे कि कौन से चेंजेज आते हैं। जैसे मेल में क्या है, वॉइस जो होती है वो क्या होती है, बोल्ड हो जाती है। फीमेल में श्रिंक हो जाती है, पिच हो जाती है, जो उसकी लेयरिंग्स होती है क्या होती है, पिच हो जाती है। दूसरी तरह से मेल का जो मसल्स डेवलपमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है। थर्ड है, अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में जो होता है चेस्ट का फॉर्मेशन तेज़ी से होता है, मसल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। और बियर्ड्स और क्या आ जाते हैं, मुस्टैच आ जाते हैं मेल में। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है, मेस्ट्रुअल साइकिल का डेवलपमेंट होने लगता है। और उसी तरह से आपका क्या कहते हैं, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी रिप्रोडक्टिव फेज की मेच्योरिटी के बारे में बताता है। एमंग एनिमल, कुछ एनिमल हैं फॉर एग्जांपल बर्ड्स जैसे कि पक्षियाँ, डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स। बर्स भर ये अंडे देती हैं, नहीं एक सेकेंड, एमंग एनिमल फॉर एग्जांपल बर्ड्स डू दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स, ठीक। आर इट इज ए सीजनल फिनोमेना। कह रहा है क्या आप बताइए कि जो पक्षियां हैं बर्स भर अंडे देती हैं कि यह सीजनल फिनोमेना होता है। दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक कि क्या पक्षियां पूरे साल अंडे देती हैं या ये सीजनल फिनोमेना होता है या किसी सीजन में अंडे देती हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड, या दूसरे एनिमल के बारे में भी बताइए जैसे कि मेढक है और कौन है, छिपकली है। डू यू नोटिस दैट, क्या आपने नोटिस किया है, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एक ओनली सीजनल। कह रहा है कि जो पक्षियां हैं वह सीजनल ब्रीडिंग करती हैं, एक सीजन में ही वो अंडे देती हैं और सीजनल ब्रीडिंग से उनके अंडे होते हैं, ठीक है। बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एक ओनली सीजनल, कब देते हैं, सीजनली देते हैं, सीजन में अंडे देते हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है कि हम लोगों ने एक बर्ड्स देखा है पोल्ट्री फार्म में, चाहे डक को चाहे hen को। अब हम उसी के बारे में सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, कह देंगे डेली देती हैं। नहीं, देखिए कब अंडे प्रोड्यूस करते हैं, सीजनल होता है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए यहाँ पे मैं कई बार फोकस कर रहा हूँ। बर्ड्स ले इन नेचुरली, नेचर की बात अगर करें, प्राकृतिक रूप से अगर बात करें, ले एक ओनली सीजनली, कब देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीजन में अंडे देते हैं। यानी उनमें जो ब्रीडिंग होती है और जो अंडे देते हैं वो सीजन में देते हैं। जैसे जो पक्षियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पैरो को, पिजन को, ये सब सीजनली ब्रीडिंग करते हैं, ठीक। हाउएवर जबकि बर्ड्स इज कैपेटिविटी एज द पोल्ट्री फार्म। कह रहा है उसकी क्षमता का उपयोग करेंगे कहाँ पे, ऐसी बर्ड्स जो कहाँ पाई जाती है, पोल्ट्री फार्म में, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर्स। कह रहा कि उनके अंदर यह क्षमता पैदा की जाती है कि वो साल भर अंडे दें। कहाँ पे, पोल्ट्री फार्म की, पोल्ट्री फार्म की जो बर्ड्स होती हैं
उनके अंदर ऐसी क्षमता कैपेबिलिटी लाई जाती है जिसके तहत वो पूरे साल क्या कर सकते हैं, एग लेइंग कर सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में लेइंग एग इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कह रहा है यह जो अंडा दे रही हैं, जो साल भर अंडे दे रही हैं, ये साल भर अंडे देने वाले एग का कोई भी रिलेशन रिप्रोडक्शन से नहीं है, बल्कि इसका कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन से, यानी कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा रहा है। और क्यों कॉमर्शियल उपयोग में किया जा रहा है? ह्यूमन वेलफेयर में। अंडा खाना, आमलेट खाना, भाई अंडा चाहिए, अंडा चाहिए तो मुर्गी का अंडा चाहिए, मुर्गी का अंडा कहाँ से मिलेगा? अगर वो रोज अंडा देगी तभी तो मिलेगा ना। तो इसका ह्यूमन वेलफेयर को देखते हुए कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि इसका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। अगर रिप्रोडक्शन से मतलब होता तो सीजनल ब्रीडिंग से मतलब होगा। बस आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि जो बर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो सीजनल ब्रीडिंग करती हैं। बस इतना क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। बर्ड्स कैसी होती हैं? सीजनल ब्रीडिंग करती हैं, और पोल्ट्री फार्म में उनसे दवाइयाँ दे करके या इंजेक्शन दे करके या दाने में कुछ मिला करके उनके अंदर ऐसी क्षमता पैदा कर देते हैं जिससे वो रोज बच्चे देते रहते हैं, यानी माफ करिए, रोज अंडे देते रहते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, आगे है आपका द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें फीमेल के बॉडी में प्लेसेंटा बनता। प्लेसेंटा मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर्स। मदर के ओवरी से फीटस के नाभि मतलब नाभि जुड़ी होती, उस भाग को प्लेसेंटल कहते हैं। वो सभी मैमेलिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो जितने प्लेसेंटल एनिमल हैं, यानी जो बच्चे से जुड़े होते हैं, माता और बच्चे जुड़े होते हैं, यानी जो बच्चा पैदा करते हैं, इसको भी रख सकते हैं प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिटेड साइक्लिकल साइक्लिकल चेंज इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। कह रहा है इसमें एक साइकिल चलती है रिप्रोडक्टिव फेज में, और कुछ हार्मोन भी इसमें काम करते हैं। ये अब इसके आधार पे एनिमल कितने तरह के हो जाते हैं। प्लेसेंटल एनिमल को दो ग्रुप में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन प्राइमेट और दूसरे को कहते हैं प्राइमेट। एक को कहते हैं नॉन प्राइमेट और दूसरे को क्या कहते हैं? प्राइमेट। तो दो तरह के एनिमल में हम डिवाइड कर देते हैं। जो एनिमल हैं, मैं कौन से एनिमल हैं? मैमेलिया हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल को हम लोग दो ग्रुप में रख देते हैं। एक को कहते हैं नॉन प्राइमेट और दूसरे को क्या कहते हैं? प्राइमेट कहते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैमेलिया का तो उसमें आएगा नॉन प्राइमेट, प्राइमेट क्लासिफिकेशन में आएगा, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, तो जो नॉन प्राइमेट है उसमें कौन इंक्लूड हो? जैसे काऊ है, सीप है, रेट है, डियर है, डॉग है, टाइगर है, इट्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं? नॉन प्राइमेट में। बुफेलो है, ये सब किस में है? नॉन प्राइमेट में है। सच साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। इनमें हीट पीरियड चलता है। क्या चलता है? हीट पीरियड। साइक्लिक, जो साइक्लिक चेंज होते हैं, मंथली साइक्लिक चेंज जो होता है, उससे क्या कहा जाता है? ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। याद रखेंगे, नॉन प्राइमेट का जो कैरेक्टर है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, उसमें हीट पीरियड होता है या ओस्ट्रस साइकिल का फॉर्मेशन होता है या चलता है, या साइक्लिक फार्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ओस्ट्रस साइक्लिक फार्म होते हैं। जबकि जो प्राइमेट एनिमल है, प्राइमेट में कौन कौन से एनिमल आते हैं? मंकी हैं, ठीक है, एप्स हैं और ह्यूमन बीन। ये सब किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं। इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसे आप क्या कहते हैं? मंथली पीरियड कहते हैं, एमसी कहते हैं, जो भी अलग अलग नाम देते हैं। तो इसमें क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। ठीक है, पीरियड्स कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और हिंदी में इसे धर्मचक्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? रजो धर्म कहते हैं, धर्मचक्र कहते हैं, पता नहीं, अलग अलग बहुत सारे टर्म हैं इसके लिए। आप सिर्फ इतना याद रखिए, यमसी कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर है? तो जो प्राइमेट हैं, उन प्राइमेट में मंकीज हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बीन हैं, ये तीन किस में आते हैं? प्राइमेट में आते हैं। इसमें कौन सी साइकिल चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट हैं और सभी एनिमल, इन तीन को छोड़ करके जितने भी मैमेलिया हैं बच्चे पैदा करने वाले हैं, इन तीन को छोड़ करके वो सभी किस में चले जाते हैं? नॉन प्राइमेट में। और उसमें क्या चलता है? हीट पीरियड या ओस्ट्रस साइकिल चलती है। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिटेड सच साइक्लिक ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन ऑफ द। हाँ, कह रहा है जो ओस्ट्रस साइकिल चलाने वाले एनिमल हैं उसमें फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है।
फेज एंड देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, इसलिए उसने सीजनल ब्रीडर भी कहते हैं। जो स्ट्रेस साइकिल वाले होते हैं उनमें सीजन में ब्रीडिंग होती है, इसलिए उसे सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। मेनी अदर्स मैमल्स, दूसरे और भी मैमल्स हैं, आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। और जो प्राइमेट हैं ये 12 महीने बच्चा पैदा कर सकते हैं। जो गायनकोलॉजिस्ट होती हैं, गायनकोलॉजिस्ट आप जानते हैं, गायनकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनका काम होता है बच्चे पैदा करना, यानी वो क्या होती हैं, फीमेल की डॉक्टर होती हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं बोर्ड पे गायकोलॉजिस्ट गायकोलॉजिस्ट गायकोलॉजिस्ट, तो वो किसके होती हैं, फीमेल डॉक्टर होती हैं, यानी जो बच्चे उच्चे पैदा कराती हैं। तो उनका काम धंधा कैसे चलता, अगर सीजनल ब्रीडिंग होता पता चलता एक ही सीजन में सारे बच्चे पैदा होंगे, सितंबर में ही, अक्टूबर में ही, जनवरी में ही, तो क्या उनका धंधा चलता। उन्हें 12 महीने पैदा करते हैं और इंसान 12 महीने बच्चा पैदा करता है। झूठे आबादी इतनी तेज बढ़ी, आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मंकी की आबादी देखिए ना, किसी मंदिर पे चले जाइए उनकी आबादी देखिए, दो छोटे छोटे हैं, दो ठो दबकाया हुआ है, दो ठो खेल रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी आबादी बढ़ती है। चूंकि मेस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, तो पूरे 12 महीने में किसी भी महीने में बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। जबकि सीजनल ब्रीडर में ऐसा नहीं होता, उस सीजन का वेट करते हैं, जब सीजन आता है तभी उनमें ब्रीडिंग होती है, उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर है। डेट वी ऑल ग्रो ओल्ड, जो लोग आज पैदा हुए हैं एक दिन ग्रो करेंगे, ग्रो करते करते ओल्ड होंगे, बूढ़े होंगे। इज समथिंग्स दे बी दैट बी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रोइंग ओल्ड, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी जब आप में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रह जाएगी तो आप अपने आप को ओल्ड मान सकते हैं। कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसेंस आर ओल्ड एज, कह रहा है यह एक पैरामीटर है कि आप में रिप्रोडक्टिव क्षमता खत्म हो गई और आप क्या हो गए, ओल्ड एज में चले गए हैं। देयर आर concomitant चेंज इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाती है, धीमे गति से काम करती है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब होता है जो आपके बॉडी में फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में चलते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं काम कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो वही कह रहा है कि आपके मेटाबॉलिज्म के जो भी काम फंक्शन है वो क्या हो गए, बहुत स्लो हो गए ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान, और धीरे धीरे यह आपके लाइफ स्पान का अंतिम चरण आ जाता है और अल्टीमेट लीड टू डेथ, और इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों में हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज, तीनों फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जल्दी से बता दीजिए, हार्मोन होता है। इंट्रैक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कह रहा है कि जो आपके बॉडी में कंडीशन होती है उसके लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, एक हार्मोन और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर। यह आपके लिए ज़रूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का असर क्या पड़ता है। जैसे आप गोवा चले जाइए और आप यूपी चले आइए, ठीक है, दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, आप अमेरिका चले जाइए और आप भारत चले आइए, दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। आप दुबई चले जाइए और आप, ठीक है, किसी अदर कंट्री में चले जाइए, जैसे मान लीजिए आप ब्रिटेन चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, तो वहाँ पे आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो उसी तरह से यहाँ पे हार्मोन का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में होते हैं वह हार्मोन आपको बताता है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम जब समरी पढ़ेंगे तो उस मुद्दों पे चर्चा करेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब आपके अंदर सेक्सुअल
कैरेक्टर आपका बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, कब आप सेक्सुअल अट्रैक्टिव ज़्यादा होते हैं, कब मेल फीमेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, कब फीमेल मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जब समरी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। और आप बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नोटिस ही नहीं किया होगा, वो भी समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें वो किसी के प्रति बहुत तेज अट्रैक्ट होते हैं। वह हम आपको बताएंगे जब इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।